कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःख हेतुः संसार हेतुरपि यः पुनरन्तकाले तम शंकरम शरणदम शरणम व्रजामि। अर्थात जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण है, तथा अंतकाल में जो पुनः इस लोक के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हुआ करता हूं आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन सुप्रभातम कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ उपस्थित गवीश द्विवेदी। वंदन अभिनंदन के और आप सभी के स्वागत के पश्चात सुप्रभातम कार्यक्रम में आइए देख लेते हैं सबसे पहले प्रभाग आज के पंचांग को और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र आदि। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के अनंतर सुप्रभातम के इस कार्यक्रम में अब बारी है उस ज्ञान की जो शब्दों में बंधा जीवन का सार लिए आता है। प्रस्तुत है आज का सुभाषित जो हमारी ऋषि परंपरा की बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी है। उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः, कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति। परिश्रम, उद्यम और पुरुषार्थ से ही विविध कलाएं, विज्ञान, तकनीकी कौशल, शिल्प तथा नवाचार विकसित होते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि साहस, कर्मठता और निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माता है। It is through hard work, enterprise, and dedicated effort that diverse arts, science, technological skills, craftsmanship, and innovations flourish, paving the way for success. Therefore, one should not remain dependent on fate. Rather, one should move steadily towards one's goals with courage, diligence, and persistent effort, for it is human endeavor that shapes destiny. और सुप्रभातम में अब समय भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। तमिलनाडु के पूर्वी समुद्री तट पर बसा महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है, भारत की प्राचीन शिल्प और स्थापत्य परंपरा का यह अद्भुत उदाहरण है। 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों के संरक्षण में विकसित यह नगर कभी एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र रहा। महाबलीपुरम की मूर्तियों और मंदिरों में धर्म, कला, वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यही कारण है कि यह स्थल केवल प्राचीन स्मारकों का समूह नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, कला और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत पहचान है। आइए विस्तार से जान लेते हैं महाबलीपुरम के गौरवशाली इतिहास, अद्भुत स्थापत्य और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके विशेष महत्व के विषय में। भारत की प्राचीन सभ्यता केवल मंदिरों, महलों और स्मारकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम रही है। इसी गौरवशाली परंपरा का जीवंत उदाहरण है महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है।
तमिलनाडु के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित यह प्राचीन नगर भारतीय शिल्पकला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत की अनुपम धरोहर है। महाबलीपुरम का इतिहास 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ला ने इस नगर को कला और स्थापत्य का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। उनके सम्मान में इस नगर का नाम मामल्लापुरम पड़ा। यह नगर उस समय भारत का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह भी था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। भारतीय ज्ञान परंपरा में यात्रा, संवाद और सांस्कृतिक विस्तार को विशेष महत्व दिया गया है। महाबलीपुरम इसी परंपरा का सशक्त प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध दैत्यराज महाबली और भगवान वामन की कथा से भी जोड़ा जाता है, जो भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। महाबलीपुरम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत शैलकृत रॉक कट वास्तुकला है। यहाँ स्थित पंचरथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ एक ही विशाल चट्टान को काटकर निर्मित किए गए हैं। यह स्मारक इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय शिल्पियों को पत्थर तराशने, संरचना निर्माण और अनुपात निर्धारण का असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसी प्रकार महिषासुर मर्दनी गुफा, वराह गुफा और अन्य शैल मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई देवी देवताओं तथा पौराणिक कथाओं की मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्टता और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत परिचय कराती है। यह स्थान न केवल एक पुरातात्विक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का एक अकाट्य प्रमाण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यात्रा और संवाद का विशेष महत्व है और महाबलीपुरम ने इस परंपरा को साकार किया। महाबलीपुरम केवल पत्थरों से निर्मित स्मारकों का समूह नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति का जीवंत इतिहास है, जो आज भी विश्व भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ ही सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटेंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। अल्प विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है स्वास्थ्य प्रभाग का। स्वस्थ रहने की यात्रा में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं हमारी स्पेशल हेल्थ सीरीज में, जहां स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण से समझने की एक खास पहल डीडी न्यूज द्वारा की जा रही है। हमारे विशेष प्रभाग योग 360 में आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे त्वचा की। इसे स्वस्थ, सुंदर और निखरी हुई बनाए रखने के प्राकृतिक तरीकों की। वस्तुतः त्वचा केवल हमारे सौंदर्य मात्र के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे बेहतर स्वास्थ्य का आईना भी है। तो आइए जानते हैं स्किन केयर के कुछ आसान, प्राकृतिक और असरदार उपायों को।
योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही मन खिल जाता है, लेकिन क्या इस मौसम में आपकी स्किन भी इतनी ही खुश होती है, या फिर शुरू हो जाता है सिलसिला ऑयली स्किन, रैशेस, पिंपल्स और फंगल इन्फेक्शन का, और आपकी स्किन ये कहती है कि मुझे मॉनसून में चाहिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर। मौसम बदलता है तो उसके साथ बदलती हैं त्वचा की ज़रूरतें भी। बहुत से लोग हैं जिनकी स्किन कहती है हेल्प मी प्लीज़। तो आपको बताते हैं आज मॉनसून स्किन केयर के कुछ राज, जिससे आपकी स्किन रहेगी हेल्दी एंड एट ईज। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन हमारी त्वचा के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। बढ़ी हुई नमी, अधिक पसीना, धूल और प्रदूषण की वजह से त्वचा चिपचिपी हो सकती है, रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इसके कारण मुहासे, फंगल इन्फेक्शन या रैशेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में त्वचा स्वस्थ रहे और आपकी त्वचा का निखार कायम रहे, इसमें उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। बारिश के मौसम में मूड हुआ फाइन। प्रॉपर स्किन केयर और नियमित योग अभ्यास से बढ़ेगा स्किन का ग्लो, तो आपकी स्किन करेगी नेचुरली शाइन। मॉनसून में अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 3-4 बार अपने मुंह में पानी भरिए और पानी के छपके अपने चेहरे पर मारिए, तो आप देखेंगे एक तो आपकी त्वचा साफ होती चली जाएगी। दूसरा काम, रात को सोने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ ज़रूर कीजिए। तीसरा काम, जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें तो प्राकृतिक तरीकों से मॉइस्चराइज कीजिए, जिससे कि ओवर मॉइस्चराइजेशन ना हो और ह्यूमिडिटी से आपकी त्वचा खराब ना हो। तो यहाँ सिर्फ चेहरे की त्वचा नहीं, हम संपूर्ण त्वचा की बात कर रहे हैं। नहाने से पहले ड्राई मसाज, इसको हम घर्षण कहते हैं, पूरे शरीर में इस तरह से घर्षण अवश्य कीजिए। मॉनसून में बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास में हम 2 प्रैक्टिसेस बहुत सरल सी लेंगे। पहला लेंगे अधोमुखी श्वानासन, दूसरा लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। तो अधोमुखी श्वानासन को जब हम करते हैं तो हम इस तरह से अपने घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ आकर के आप अपने घुटनों को उठा लेंगे, दोनों एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करेंगे, पंजों को देखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, खोपड़ी की तरफ रक्त के प्रवाह को आने दें, आने दें, आने दें। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए, घुटनों को वापस ले आइए, धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत सरल सा अभ्यास है, 3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिए। सुप्त वज्रासन के लिए इसी तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं और अपने हाथों का सहारा लेकर के, कोहनियों का सहारा लेकर के धीरे से हम लेट जाते हैं। और जब लेटे तो हाथों का सहारा लेकर सर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से को जमीन पर टच कर देना, दोनों हथेलियों को जंघाओं पर ले आना। यथा सामर्थ्य रुकना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाते हुए अनुभव करना, हाथों का सहारा लेकर के लेट जाना, बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ देना, थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना और फिर करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाना। तो हमने 2 बहुत सरल से अभ्यास किए, एक अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास और दूसरा सुप्त वज्रासन का अभ्यास। गर्मी और ह्यूमिडिटी से भरे इस मौसम में हर कोई लगना चाहता है फ्रेश, लेकिन यहीं पर होता है स्किन का रियल टेस्ट। आइए जान लेते हैं कि इस मौसम में स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए कौन सी डाइट है बेस्ट। ग्रीष्म ऋतु में जो वायु कुपित होती है वो वर्षा ऋतु में जाकर इसकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है। जब हमारे शरीर में किसी जगह ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्किन के विकार होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी आहार व्यवस्था मौजूद है। मौसम में जो भी सब्जी पाई जाएगी वर्षा ऋतु में, वो सब सब्जियाँ स्किन विकार को दूर करने में सामर्थ्य होती हैं। जैसे करेला है, कुंदरू है, परवल है, ये सब कसाय रस युक्त होते हैं। ये कसाय रस हमारे शरीर के अंदर स्किन के विकार को कम कर सकते हैं। लौकी है, तोरई है, पर ऐसी चीज़ें लें जिसमें ज़्यादा मात्रा में जल तत्व ज़्यादा मौजूद हो, वो जो हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन मौजूद हो गया उसको दूर किया जा सके। बहुत सारे फल भी मौजूद हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है,
और जो मौसम के फल होते हैं उनका प्रयोग करने से हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जिसमें ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ज़्यादा जलन करने वाली ना हो, ज़्यादा तिक्त ना हो, जो कसैली हो, उन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें ताकि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी मौजूद रहे। समय समय पर अपने शरीर के अंदर पानी का बैलेंस बना कर रखना चाहिए। एक नींबू देकर 1 गिलास पानी में हल्का से चीनी डालें, हल्का सा नमक डालें और ठंडा बना के पिएं तो उससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं, इनकी ठंडाई बनाकर यानी दूध में मिलाकर या शरबत में मिलाकर प्रयोग करने से भी आपकी स्किन पूर्ण रूप से डिहाइड्रेशन से बच सकती है। आहार में हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग ना करें जो कि हमारे शरीर के अंदर वायु और पित्त को प्रकोपित करे। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रिजर्वेटिव साल्ट होते हैं जो हमारी स्किन को रोग पैदा करते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार विहार बताए हैं जिनका प्रयोग करने से बहुत सारे स्किन रोग पैदा होते हैं। ब्यूटी फिल्टर्स नहीं, प्रॉपर स्किन केयर है इम्पोर्टेंट, यू मस्ट नो। मॉनसून में स्किन प्रॉब्लम्स को दूर रखेंगी ये औषधियाँ, तो आपकी स्किन पर रहेगा परफेक्ट ग्लो। बारिश का जो पानी है अगर वो हमारे संपर्क में आता है तो वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट से कंटामिनेटेड हो सकता है, तो उससे हमारे स्किन पर दाने, एलर्जी, फोड़े फुंसी ये सब भी उत्पन्न हो सकते हैं। एलर्जी हमें डर्मेटाइटिस के रूप में भी हो सकती है। तुरंत शीत गर्म का उपयोग या व्यवहार ये हमें स्किन डिजीज़ की ओर प्रोन करता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बारिश में भीग गए हैं, हमारे स्किन में या कीचड़ का पानी, नाली का पानी सब सड़क पर है और हमारे पैर या कपड़े उसमें भीग गए हैं, तो तुरंत हमें उन्हें चेंज करके अच्छे गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। अगर स्किन में हमारे एलर्जी हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो हमें क्या करें? हम इसके क्लीनलीनेस के लिए आप त्रिफला को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगा दें रात भर, और या आप सुबह भिगा दें। ऑफिस से आने के बाद में भी ये कर सकते हैं कि हमने त्रिफला का जो चूर्ण है उसको 1 गिलास पानी में भिगाया है, उसे छान लीजिए और उस पानी में एक सॉफ्ट टॉवेल इमर्स करके आप अपने फेस पे उसको 5 मिनट रख सकते हैं, या जैसे हम बुखार में पट्टी करते हैं वैसे करते हुए आप अपने फेस को क्लीन करें। इससे जो टॉक्सिन्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी रिमूव होंगे, आपकी डर्ट एलर्जी भी कम होगी और आपकी स्किन क्लियर होगी। इसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एलोवेरा का जेल हल्दी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर का एक जस्ट एक टोनर की तरह उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो रहे हैं तो इसमें आप धनिया, वचा, लोध्र और मुस्ता, ये 4 जो पाउडर्स हैं, औषधियाँ आपको मेडिकल स्टोर पे आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएंगी। इसका ऑयली स्किन में रोज़ वाटर के साथ आप प्रयोग करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसका छाछ के साथ आप लेप की तरह, फेस पैक की तरह प्रयोग करें। इस फेस पैक से आपके जो एक्ने या पिंपल्स की समस्याएं हैं उसमें आपको धीरे धीरे कमी आएगी। फेस पैक के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है डाइट वो भी आपकी इन्फ्लेमेटरी टाइप की नहीं होनी चाहिए। बारिश के मौसम में हमें जो एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जिक है। नीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एंटी एलर्जिक है। शिरीष, वो भी अच्छा एक विषग्न और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तो शिरीष, हल्दी, नीम, इनके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और एज अ फेस पैक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। त्वचा की समस्याओं से बचाव के लिए मॉनसून में त्वचा की साफ सफाई का ध्यान रखें और त्वचा की सही देखभाल करें, जिससे इस मौसम में भी आपकी त्वचा का निखार कायम रहे। तो आज आपने जाना अधोमुखी श्वान आसन का अभ्यास, सुप्त वज्रासन का अभ्यास। नियमित योग अभ्यास से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। त्वचा को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। मौसमी सब्जियां, करेला, कुंदरू, परवल खाना त्वचा के लिए उपयोगी है। तरबूज, खरबूजा व मौसमी फल खाएं। सुपाच्य आहार का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में तरल लें। अधिक मिर्च मसाले, तीखे पदार्थ न खाएं। विरुद्ध आहार न खाएं। सही आहार से त्वचा रोगों से बचाव करें। त्रिफला के पानी में साफ तौलिया भिगोकर चेहरे पर लगाएं। रूखी त्वचा पर एलोवेरा जेल के साथ हल्दी लगाएं और तैलीय त्वचा पर गुलाब जल का प्रयोग करें। धनिया, वचा, लोध्र, मुस्ता के पाउडर का प्रयोग लाभकारी है। शिरीष, नीम, हल्दी के चूर्ण का प्रयोग त्वचा के लिए उपयोगी है। रेन का मैजिक, केयर का लॉजिक। हेल्दी स्किन है ट्रूली आइकॉनिक। स्किन पर रहे नेचुरल ग्लो, इसके लिए स्किन केयर हो राइट। जब हेल्दी होगी स्किन
तभी तो रहेगी नेचुरली ब्राइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और प्रस्तुतियों के क्रम में अब समय भाषाभ्यास का। इसके लिए आइए दिखाते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र कर रहे हैं हमारी प्रतीक्षा। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के क्रम से आप इन दिनों परिचित हो रहे हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं एक ऐसे शब्द के अशुद्ध स्वरूप को सामने रखकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सृजन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सृज धातु से ल्युट या अन प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सर्जन या सर्जनम का, न कि सृजन या सृजनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सृजन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सृजन या सृजनम जैसे प्रयोग ही संस्कृत में शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सृजन या सृजनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सर्जन या सर्जनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सृजन यह शब्द संस्कृत में भी है, पर वह ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ, अर्थात अर्धनकार के साथ, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता हुआ। तो सृजन और सर्जन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सृजन और सृजन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सृजित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सृष्ट ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखें तो अवश्य ही सृजित का प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में जाकर प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सर्जित यह यथा कथनचित सृजित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सृष्ट या तथाकथित सृजित और सर्जित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान, एक तदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि शिल्पकारों की सर्जनशीलता प्रशंसनीय होती है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे शिल्पकाराणाम सर्जनशीलता प्रशंसनीया भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सृजनशीलता नहीं, सर्जनशीलता ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सृजन और सर्जन के बीच का जो तात्विक मर्म है, वह अर्थगत भेद है, वह क्या है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। परम शक्ति द्वारा यह संसार सृष्ट है, इसे संस्कृत में कहेंगे परम शक्त्या सृष्टः संसारः एषः अस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सृजित नहीं, सृष्ट ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। काव्य की सृष्टि करता हुआ जो कवि है वह सुदर्शन है, इसे संस्कृत में कहेंगे काव्यम सृजन यह कवि ही असौ सुदर्शनः अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह
कि सृजन नहीं सर्जन ही है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सृजित नहीं सृष्ट है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सृजन और सृजन इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। इसी के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में वृत्त प्रस्तुति क्रम को देते हैं यही विराम। सोमवार को पुनः अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषयों नई सामग्रियों को लेकर होंगे आप सभी के समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।